हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमने बॉन्ड एंगल पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ही इस वीडियो लेक्चर को देखें, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन के अप्रोच की, कि किस प्रकार हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। उसके लिए हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। तो पिछला जो वीडियो है हमने बॉन्ड एंगल से रिलेटेड काफ़ी एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे किए हैं। हमने ये समझा है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, किस प्रकार मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल वेरी करता है, कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया कि हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से बॉन्ड एंगल पे इफ़ेक्ट डालता है। उसके बाद हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने सेंट्रल एटम देखा, लोन पेयर का रिपल्सन देखा, किस प्रकार से लोन पेयर आपस में रिपेल करके हमारे बॉन्ड एंगल को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या आप आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो जाती है कि एक तो होती है थ्योरी। जैसे हमने पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट देखा, लेकिन उससे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो होता है कि क्वेश्चन को अप्रोच करना। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, हम थ्योरी पढ़ के तो चले जाते हैं, हमें फुल कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ, बॉन्ड एंगल के मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, बट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं और यहीं पे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। हम मेहनत भी करते हैं, हम पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो माइंडसेट होता है वो हमारा सही नहीं होता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम थ्योरी के बेस पे एग्ज़ाम हॉल तक चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे पहले कॉन्सेप्ट की। पहले हम सीखेंगे किस प्रकार से एक्चुअल में होता क्या है बॉन्ड एंगल, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसकी सारी डिटेल में बात कर रखी है। आप प्लीज़ पिछले लेक्चर को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम्स में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन की एक सही अप्रोच ही हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करवा सकती है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज 109 पॉइंट डिग्री ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O विल। इसका कहने का मतलब है कि जो मेरा CH4 का मॉलिक्यूल है, जो हमारा CH4 का मॉलिक्यूल है, इसे हम कहते हैं मीथेन। ठीक है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल है। एक है हमारा HOH। HOH का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बात कर रहा है वाटर की। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, वाटर की। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो CH4 होता है, इसमें जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर कितने होते हैं, 0 होते हैं। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में लोन पेयर कितने होते हैं, हमारे 2 होते हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आंसर पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसने पूछा क्या था कि HCH बॉन्ड की बात की थी इसने, यानी कि ये बात कर रहा है इस बॉन्ड की। ठीक है, HCH मीथेन का HCH का जो बॉन्ड एंगल है, ये इसकी बात कर रहा है और इसको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है इसमें। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये मीथेन का मॉलिक्यूल वाटर से कंपेयर क्यों करवा रहा है। तो अगर हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लोन पेयर क्या है, 0 है। तो जब लोन पेयर 0 होंगे तो जो भी मेरा बॉन्ड एंगल होगा हाइब्रिडाइजेशन का, वो एज इज इट ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें वाटर के मॉलिक्यूल की, वाटर का मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री, बट इतना नहीं होता है। ऐसा क्यों, इसमें आती हमारी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको मैंने डिटेल में पिछले वीडियो लेक्चर में बता रखा है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं।
तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन होगा, लोन पेयर का रिपल्सन होगा। लोन पेयर के रिपल्सन के कारण क्या होंगे, ये दोनों बॉन्ड आपस में इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। इसके कारण जो थीटा होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि 109 से जो थीटा, ये जो बॉन्ड एंगल है मेरा थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 109 से लेस हो जाएगी, इससे कम होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। 109.5 डिग्री से क्या होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, राइट। अब अगर हम बात करें ऑप्शंस की ओर, ये तो हमने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या करे। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि ये जो थीटा है HCH का जो बॉन्ड एंगल है, और इसमें जो H2O के बीच में HOH का बॉन्ड एंगल है, ठीक है। लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है ये इंक्रीज होगा, 109 से इंक्रीज होगा, या 109 से डिक्रीज होगा, या ये सेम रहेगा, या ये डिक्रीज, या ये कितना पहुंच जाएगा, 180 डिग्री पहुंच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर शायद आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करेगा, 10.5 डिग्री से डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में देखा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण ये दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, जिससे हमारी थीटा की वैल्यू जो 109.5 डिग्री आनी चाहिए थी उससे कम आ जाती है, उससे क्या आ जाती है, कम आ जाती है। तो पहला क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मॉलिक्यूल हैविंग लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज। ये आपको 4 मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक पता क्या होती है कि जो जो इसमें कॉमन चीज़ें आपको दिख रही है उनको सेपरेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H2O, H2S, H2Se, H2Te। तो यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है, कॉमन है, चारों में H2 कॉमन है। यानी कि इस H2 के कारण हम इनमें क्या नहीं बता सकते, डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और काफ़ी आसान भी है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें पता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, ये सारे के सारे जो चारों वही एक ही फैमिली के हैं, ये होता है, ठीक है। हमें पता है तो डाउन दी ग्रुप जाने में अगर हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन और सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के करीब आ जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाते हैं, जिसके कारण हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जबकि अगर हम बात करें सल्फ़र की, इसके कंपैरिजन में, तो सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है, हल्की सी कम होती है। तो इसका मतलब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हल्के से थोड़ा नीचे की ओर होंगे। तो इसके कंपैरिजन में सल्फ़र में, H2O के कंपैरिजन में H2S में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें अगर रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी हल्का सा ही इंक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में होगा, इस वाले में होगा, उसके बाद किस में होगा, इसमें होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी घटती जाएगी तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो सिंपल सा है, अगर हमने सीधे देखना है कि एक ग्रुप के, यदि ऑप्शन में एक ग्रुप के
एटम दिए हैं, जैसे हमारे पास दे रखे थे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, एक ही ग्रुप के एटम दे रखे थे, सिंपल उसकी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर लो और उसका बॉन्ड एंगल का रिलेशन निकाल लो। बॉन्ड एंगल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। यदि आपने लार्जेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली, जैसे हमने ऑक्सीजन का देखा था, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 हमसे क्या कहता है कि द कंपाउंड MX4, कोई कंपाउंड हमारे पास MX4 इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, जिसकी जियोमेट्री क्या है हमारी, टेट्राहेड्रल है। द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड एंगल इन द कंपाउंड पी छूट गया, इन द कंपाउंड इज, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कोई कंपाउंड हमारे पास MX4 जिसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब आप बोलोगे कि सर MX4 टेट्राहेड्रल ये क्या हुआ, तो हमने बात की थी मीथेन की, CH4 की, ठीक है। हम पहले लेक्चर से CH4 को पढ़ते आ रहे हैं। मैंने CH4 इस प्रकार से लिखा था। इसकी जो जियोमेट्री होती है ये क्या होती है हमारी, टेट्राहेड्रल होती है। इसकी जो जियोमेट्री होती है हमारी वो क्या होती है हमारी, टेट्राहेड्रल होती है। यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है और वेस्पर थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा कि जो CH4 होता है उसकी जो जियोमेट्री होती है वो क्या होती है हमारी, टेट्राहेड्रल होती है। बस क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है कि अगर आपने ये पहचान लिया कि टेट्राहेड्रल बनता कैसे है, ठीक है, टेट्राहेड्रल की जियोमेट्री हमारी होती कैसी है। तो टेट्राहेड्रल की जियोमेट्री जो होती है हमारी इस प्रकार से होती है। अब इसने पूछा क्या है कि द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे, इसने MX की फॉर्म में ले रखा है, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसने M कंसीडर किया हुआ है, और हम क्या कर देंगे इसको X एंड X, इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। कितने पॉसिबल बॉन्ड हो सकते हैं इसमें, या कितने बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे XMX के। बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन होती क्या है कि किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है जो एक ही एटम से जनरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो एक तो बॉन्ड एंगल हो गया ये वाला, ठीक है, एक बॉन्ड एंगल हो गया XM वाला, इसको मैं नाम दे देता हूँ θ1, ठीक है। एक बॉन्ड एंगल ये हो गए, एक बॉन्ड एंगल इन दोनों के बीच का हो गया ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं θ2। एक बॉन्ड एंगल हो गया ये वाला, इसका हो गया θ3। एक बॉन्ड एंगल हो गया ये वाला, इसका हो गया θ4। आप समझ रहे हैं ना, प्रत्येक दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है ना उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो इसमें एक एंगल ये भी है, ये दो एटम के बीच का जो एंगल है एक ये है, एक एंगल ये है दो एटम के बीच का, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो इसमें 4 एंगल तो ये प्रेजेंट हो गए। क्या और भी एंगल इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो 2 और होंगे इसमें। एक बॉन्ड एंगल तो इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है, इसको मैं θ5 नाम दे देता हूँ। एक बॉन्ड एंगल इन दोनों के बीच का होगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ θ6। क्या और बॉन्ड एंगल इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं? और एक भी बॉन्ड एंगल इसमें प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा 6। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही था कि आपको ये जानना था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती कैसी है और उसको ड्रॉ कैसे किया जा सकता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, हम किस प्रकार से बॉन्ड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से हम बॉन्ड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपल है कि दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, लेकिन वो दो जो बॉन्ड होंगे ना वो एक ही एटम से जनरेट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। जब भी आप
किसी भी एग्ज़ाम को देते हो तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती है क्वेश्चन में उनको अंडरलाइन करो। यहाँ पे क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रखा है, ठीक है, कि हमें इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ट्रिक वही लगाएंगे। पहला जो ऑप्शन है मेरा ये वाला, इसमें क्या है कि जो कॉमन चीज़ें हैं उनको आप हटा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, H3, यहाँ पे भी H3 है, यहाँ पे भी H3 है, यहाँ पे भी H3 है। इसके कारण जो भी डिफरेंस आए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि H3 के कारण जो भी इफेक्ट पड़ेगा ना वो सब में पड़ेगा, ठीक है, वो क्या होगा, सब में पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट क्या है। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फॉस्फोरस है, इसमें आर्सेनिक है, इसमें क्या है, हमारा एंटीमनी है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो डाउन द ग्रुप आने पर, ये भी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे के सारे क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट है। और अभी हमने देखा है कि किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर, अगर हम किसी भी ग्रुप में डाउन जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। यानी कि अगर हम बात करें इस प्रकार से नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और आर्सेनिक होता है, और एंटीमनी होता है, और बिस्मिथ होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बॉन्ड एंगल की होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, NH3 का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल दे रखा है वो किसका दे रखा है, SbH3 का दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम इसका होगा, देन इसका, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 का। तो पहला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में हमें वही करना है, यहाँ पे जो चीज़ें कॉमन है, H3 कॉमन है, तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, सब में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को भी हटा दो। फिर हम बात करेंगे ये हमारी ऑक्सीजन फैमिली को, ऊस से टेपो, ठीक है। ये याद करने की एक ट्रिक होती है, ऊस से टेपो। तो अगर हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन की। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव, H3O जो पॉजिटिव मेरा मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हम सीधे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं, लेकिन फ़र्क वहीं पे पड़ता है कि हम अप्रोच किस प्रकार से कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सही है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आप हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हो, बस अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। तो इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन स्पीसीज हैविंग सेम एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम। हमें यही समझना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। इनमें ये 2 हमें सेट दे रखे हैं, इनमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेम एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने लिखा CH4, ठीक है, मीथेन का, क्योंकि हम इसे फर्स्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं तो ये काफ़ी फेमिलियर है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए। लोन पेयर की अगर हम बात करें तो लोन पेयर कितना है, 0 है। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3, और sp3 का जो बॉन्ड एंगल निकल कर आता है वो आता है 109.5 के अप्रॉक्स, ठीक है।
1095 के अप्रोक्स आता है। अब मुझे बताओ कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होगा या नहीं। ठीक है, चलो अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं OH2 मॉलिक्यूल की, वाटर की, इसमें क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं हमारे प्रेजेंट। इसकी अगर मॉलिक्यूल की बात करें, अगर हम इसमें अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, बिल्कुल। ठीक है, अगर हम इसकी बॉन्ड एंगल की बात करें ना, sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5 होना चाहिए था, 5 डिग्री होना चाहिए था। लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो 109.5 से डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर का रिपल्सन होता है आपस में। रिपल्सन होने के कारण ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम CH4 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। जो हमारा sp3 का आना चाहिए था बॉन्ड एंगल, वही बॉन्ड एंगल हमारा CH4 मॉलिक्यूल का पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है कि ये जो 2 सेट मेरे दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, जबकि उनका हाइब्रिडाइजेशन जितना है उतना ही उसी के हिसाब से ही उसका बॉन्ड एंगल सेट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ sp की अगर हम बात करें, इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 180 डिग्री। sp2 की अगर हम बात करें, sp2 का कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। जबकि sp3 की अगर हम बात करें तो sp3 का होना चाहिए 109 पॉइंट इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी में अगर हम बात करें इन दोनों मॉलिक्यूल की, फर्स्ट और सेकंड की, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 109.5 आता है, बट इसका 109.5 से कम आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए। अगर ये इन दोनों का कंपैरिजन समझ गए तो सेम यही कॉन्सेप्ट हमने इस पे लगाना है। ठीक है, इन दोनों पे हमने ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि इनमें से किनका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। जिनका बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है वो क्या होंगे हमारे सेम एंगल नहीं होंगे सेंट्रल अराउंड के थ्रू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा सेम एंगल नहीं है ना सेंट्रल अराउंड के थ्रू। सेंट्रल जो एटम है उसके अराउंड 109 होना चाहिए था, बट 109 से डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो सेट दे रखा है इसने NF3 दे रखा है, तो NF है। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, जिस भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा उसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। इसका बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था, 109.5 होना चाहिए था, बट इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा क्यों, इस लोन पेयर के कारण। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है, जो हम पढ़ते हैं किसमें, वेस्पर थ्योरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमें यही तो बताती है कि अगर मेरा लोन पेयर प्रेजेंट है, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन से ही, जो हमारा फर्स्ट सेट दे रखा है, तो पहला जो इसमें ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसएलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इस ऑप्शन को ही कट कर देंगे, क्योंकि इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है सेट पूछा है। तो यानी कि अगर ये दो होंगे भी तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट होना चाहिए। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, अब हमारा बचता है बी। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बोरोन। बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के वैलेंस सेल में होते 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और तीनों के तीनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों बॉन्डिंग शो कर रहे हैं।
अब इस बोरोन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, इसका बॉन्ड एंगल जो थीटा होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रिपल्सन नहीं पाया जा रहा है। इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आता है sp2, और sp2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं bf3 की बात करूँ तो bf3 का जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा है ये तो सही हो गया। अब हम बात करते हैं BCl3 की। तो यहाँ पे भी बोरोन है, यहाँ पे भी बोरोन है, केवल हमारे हैलोजन चेंज हो रहे हैं। हमारे क्या हो रहे हैं? हैलोजन चेंज। तो बात तो वही है ना कि अगर हम फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड एंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोरोन के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम क्या कर दे, बोरोन पे 3 ब्रोमीन एटम भी लगा दे, कोई भी हैलोजन अगर हम बोरोन के साथ लगाते हैं 3 हैलोजन, तो बोरोन का बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, किसी भी बोरोन का तीनों में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जिसका बॉन्ड एंगल निकल कर आता है 120 डिग्री। ठीक है, यदि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता तो ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता या इंक्रीज होता, बट यहाँ पे जो ये तीनों के तीनों सेट हैं, ये तीनों के तीनों सेट में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। यदि ये क्वेश्चन देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार से भी दे सकता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना दिया 3 आपके पास ऑप्शन दे दिए, ये ऑप्शन दे दिया A, ये ऑप्शन दे दिया B, ये ऑप्शन दे दिया C, और आपसे पूछ दिया कि इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, ये तीनों मॉलिक्यूल आपको दे दिए, और एक ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर वो पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, तो इनका ना इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल तीनों का तीनों कितना है? 120 है। तीनों के तीनों मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल निकल कर आता है वो कितना आता है? 120 डिग्री आता है, क्योंकि बोरोन के पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो सकता है। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आता है, यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इफ सेंट्रल एटम हैव 0 लोन पेयर, ठीक है, अगर सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर हैं एंड साइड एटम आर सेम, तो क्या होगा हमारा? बॉन्ड एंगल रिमेन सेम। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? सेम होगा, बॉन्ड एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आपने कुछ नई चीज़ें यहाँ से सीखी होंगी, और आपको किस प्रकार से बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है कुछ यहाँ से आपने ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।